Hi there, I welcome you back to another video of my YouTube channel Ace English। दोस्तों, क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? क्या आप इन 6 सेंटेंसेस का इंग्लिश में सही ट्रांसलेशन जानते हैं? आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ। आज का वीडियो स्पोकन इंग्लिश के लिए, स्पोकन इंग्लिश सीखने वाले लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज मैं आपको ये सिखाने वाला हूँ कि अलग अलग सब्जेक्ट्स को कैसे इंट्रोड्यूस किया जाता है इंग्लिश में। पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहता हूँ, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सवाल बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा आपको, और इस सवाल से आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए ज़रूर मिलेगा। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये 3 वर्ड्स की मीनिंग क्या है और इनका एप्लीकेशन क्या है? दोस्तों, ऐसे शब्दों को हम होमोफोन्स कहते हैं। होमोफोन्स मतलब ऐसे शब्द जो सुनने में तो एक जैसे लगते हैं, पर उनकी मीनिंग और उनके एप्लीकेशंस अलग अलग होते हैं। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इन तीनों में क्या डिफरेंस है? चलिए मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअली ये जो वर्ड्स हैं, इनमें काफ़ी लोग बहुत कंफ्यूज्ड होते हैं। ख़ास तौर पर स्कूल जाने वाले बच्चे या जो न्यू लर्नर्स हैं इंग्लिश के, उनको इन शब्दों का यूज़ करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। ख़ास तौर पर जब उन्हें लिखना होता है या टीचर्स जब उन्हें आंसर डिक्टेट करते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता है कि कहाँ पर उन्हें किस देयर का यूज़ करना है। दोस्तों, अगर हम सबसे पहले देयर की बात करें, THERE, इस देयर का मीनिंग अगर हम देखें तो इसका मतलब होता है वहाँ, और ग्रामेटिकल टर्म में इसको हम एडवर्ब ऑफ प्लेस की कैटेगरी में रखते हैं। हालांकि ये कई पार्ट्स ऑफ स्पीच से बिलोंग करता है अकॉर्डिंग टू द फंक्शन इन द सेंटेंस, बट यहाँ पर अगर हम बेसिक कैटेगरी की बात करें तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस को बिलोंग करता है। अब इसका जो फंक्शन है वो ये है कि ये एक सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट का पोजीशन, स्पॉट या डायरेक्शन बताने का काम करता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर आपसे कोई पूछता है कि बच्चे कहाँ हैं, तो आप बोल सकते हैं कि बच्चे वहाँ हैं या बच्चे वहाँ हैं। इंग्लिश में आप क्या बोलेंगे? चिल्ड्रन आर देयर और चिल्ड्रन आर देयर। या आपसे अगर कोई पूछता है कि यहाँ पर सबसे अच्छा अस्पताल कहाँ है, तो आप बोल सकते हैं कि यहाँ सबसे अच्छा अस्पताल वहाँ है या वहाँ है। तो अल्टीमेटली आप क्या कर रहे हैं कि जो सब्जेक्ट है, मतलब जिसके बारे में बात की जा रही है, पूछा जा रहा है, आप उसका पोजीशन, स्पॉट या डायरेक्शन बता रहे हैं। तो पोजीशन, स्पॉट या डायरेक्शन बताने के लिए हम जिस देयर का यूज़ करते हैं, मतलब जहाँ पर हमारी मीनिंग निकलती है वहाँ जिस देयर का यूज़ होता है वो है THERE। अगला देयर है THEIR। मीनिंग की अगर हम बात करें तो इसका मीनिंग होता है उनका या उनकी या उन लोगों का या उन लोगों की। जहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के अधिकार की बात होती है, पोजीशन की बात होती है। तो ये जो वर्ड है देयर, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है दोस्तों। क्या है ये? पॉजेसिव एडजेक्टिव। ये पोजीशन बताने के काम में आता है। पोजीशन मतलब अधिकार। पर ये याद रखना है कि कितने लोगों का अधिकार? 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के। जैसे मान लीजिए आपको बोलना है कि ये लोग हमारे पड़ोसी हैं, इनका घर बहुत बड़ा है, तो आप बोल सकते हैं दे आर माई नेबर्स एंड देयर हाउस इज़ वेरी बिग। तो उनका घर, देयर हाउस, उनकी कार, देयर कार, उनका बिजनेस, देयर बिजनेस, उन लोगों के रिश्तेदार, देयर रिलेटिव्स, उन लोगों का परिवार, देयर फैमिली। बट याद रखना है कि यहाँ जो देयर यूज़ होगा उसकी स्पेलिंग क्या है? THEIR। अगला देयर है THEY''RE। दोस्तों, इसका जो मीनिंग होता है वो होता है वे
हैं या वो हैं या वे लोग हैं या वो लोग हैं, ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ दे और आर का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, दे और आर का शॉर्ट फॉर्म। और इसका जो फंक्शन है कि ये सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब का रोल प्ले करते हैं, क्योंकि इंग्लिश में क्या होता है कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब या हेल्पिंग वर्ब लिखी जाती है। तो इंग्लिश में एक ट्रेंड है कि इंग्लिश के अंदर अपनी फ्लुएंसी बढ़ाने के लिए, आप जो बोल रहे हैं उसमें थोड़ा स्पीड बढ़ाने के लिए वर्ड्स को कॉन्ट्रैक्ट करने का ट्रेंड है। मतलब आसपास आने वाले दो वर्ड्स को कॉन्ट्रैक्ट कर दिया जाता है, जिससे इंग्लिश और ज़्यादा फ्लुएंट हो जाती है। ऐसा आप और भी कई जगह दे सकते हैं, जैसे आई और विल को कॉन्ट्रैक्ट करके क्या बनाया, आइल, और ही और इज़ को कॉन्ट्रैक्ट करके क्या बनाया, ही इज़। तो इस तरह से जो देयर, ये वाला जो देयर है, ये दे और आर का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। जैसे अगर आपको बोलना है ये लोग, वे लोग मेरे पड़ोसी हैं, तो आप क्या बोल सकते हैं, दे आर माई नेबर्स। बट इफ़ यू वॉन्ट टू स्पीक दिस सेंटेंस इन अ मोर फ्लुएंट वे or a little faster, then you can say they're my neighbors, they're my neighbors। ये और ये दोनों एक जैसी, एक ही चीज़ है दोस्तों, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे आपको बोलना है कि ये लोग मेरे दोस्त हैं या वो लोग मेरे दोस्त हैं, तो आप क्या बोल सकते हैं, they are my friends। but in a shorter way you can say they're my friends, they're my friends। और यहाँ पर जो देयर यूज़ होगा उसकी स्पेलिंग होगी THEY''ARE। सो आई होप कि अब आपको इन तीनों देयर के बारे में जो भी कन्फ्यूजन होगा वो क्लियर हो गया होगा। मैं आपके सामने एक सेंटेंस और लिखता हूँ, उस सेंटेंस से आपको इन तीनों के बारे में और भी ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी और 100% आपके जो भी डाउट हैं इन तीनों वर्ड्स को लेकर वो क्लियर हो जाएंगे। चलिए, मान लीजिए ये सेंटेंस है कि वे लोग अपनी फैमिली के साथ लंदन जा रहे हैं, वे लोग वहाँ छुट्टियाँ बिताएंगे। अब आपको ये सेंटेंस ट्रांसलेट करना है और इन दोनों सेंटेंसेस के अंदर ये तीन वर्ड्स यूज़ होंगे। देखते हैं कैसे। वे लोग अपनी फैमिली के साथ लंदन जा रहे हैं, दे आर, मुझे क्या बोलना होगा, दे आर। तो मैं दे आर को दे आर ना बोल के क्या बोल सकता हूँ, देयर, they're going to London अपनी फैमिली के साथ, with their family। they are going to London, एक they are ये हो गया, with their family, अपनी फैमिली मतलब उनकी फैमिली के साथ लंदन जा रहे हैं, they are going to London with their family। वे लोग वहाँ छुट्टियाँ बिताएंगे, they will spend holidays there। और वहाँ मतलब there, they will spend, वो लोग बिताएंगे छुट्टियाँ वहाँ पर। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे इन तीनों वर्ड्स का अलग अलग जगह पर किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। दोस्तों, यहाँ पर है स्ट्रक्चर्स जिनकी मदद से हम इस तरह के सेंटेंसेस को आसानी से इंग्लिश में बोल सकते हैं। दोस्तों, ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए, मतलब सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करने के लिए, सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए हम देयर शब्द का इस्तेमाल करते हैं। इस देयर शब्द को जो यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं, इस देयर शब्द का यहाँ पर कोई भी मीनिंग नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। और इस देयर को कहा जाता है इंट्रोडक्टरी देयर, इंट्रोडक्टरी देयर, परिचयात्मक देयर, क्योंकि यहाँ पर इस वर्ड मतलब देयर का कोई भी मतलब नहीं होता है। आपने बचपन में अपनी कहानियों में ज़रूर सुना होगा कि एक राजा था, तो इंग्लिश में क्या लिखा रहता है, देयर वॉज अ किंग।
या आपने ऐसे राइटिंग ज़रूर की होगी अपने स्कूल में, तो वहाँ पर आपने लिखा होगा कि हमारे स्कूल में एक प्लेग्राउंड है, और कैसे लिखा है, देयर इज़ अ प्लेग्राउंड इन आवर स्कूल। या मेरी क्लास में 30 बच्चे हैं, देयर आर 30 स्टूडेंट्स इन माई क्लास। तो यहाँ पर देयर शब्द का कोई भी मतलब नहीं होता है। वहाँ हम देयर का यूज़ सिर्फ सेंटेंस को शुरू करने के लिए, सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए करते हैं। सब्जेक्ट कौन है, जिसके बारे में हम बता रहे हैं। तो इस तरह से हम देयर वर्ड का यूज़ करके इन सेंटेंसेस को आसानी से इंग्लिश में बोल सकते हैं। देखते हैं कैसे। दोस्तों, प्रेजेंट टेंस में 2 वर्ब्स का यूज़ किया जाता है, इज़ और आर। अब यह हम सब जानते हैं कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज़, और प्लूरल होगा तो आर। और हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करने के बाद हम सब्जेक्ट का नाम लेते हैं। अगर सिंगुलर होगा तो सिंगुलर फॉर्म में लिखेंगे, और प्लूरल होगा तो प्लूरल फॉर्म में लिखेंगे। और अगर अनकाउंटेबल होगा तो भी हम सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ करते हैं। पर यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि हम इस सेंटेंस को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। मतलब सब्जेक्ट को पहले लिख करके फिर वर्ब लगाएंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और देयर को शुरू में ना बोल के आखिरी में बोलेंगे। मतलब हम देयर और सब्जेक्ट की जो जगह है उसको इंटरचेंज कर देंगे। मतलब देयर की जगह सब्जेक्ट आ जाएगा और सब्जेक्ट की जगह देयर। तो ये ट्रांसलेशन भी बिल्कुल करेक्ट होगा। अभी मैं आपको ट्रांसलेशंस करके बताऊंगा तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इसी तरह जब हम पास्ट में आते हैं तो हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ होती हैं वॉज और वर। शुरुआत होगी देयर से, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वॉज, प्लूरल होगा तो वर। और जैसे हमने ऊपर किया था, पास्ट में भी हम देयर और सब्जेक्ट को एक दूसरे से इंटरचेंज कर सकते हैं। देयर की जगह हम लिख सकते हैं सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट की जगह हम लिख सकते हैं देयर। फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में एक ही वर्ब यूज़ होगी, विल बी। और चाहे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो या प्लूरल हो, और हम इसको दूसरी तरह से भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, सब्जेक्ट को शुरू में लिखकर और देयर को बाद में, मतलब सब्जेक्ट की जगह पर लिखकर। याद रखना है कि वर्ब चेंज नहीं होगी, वर्ब वहीं पर रहेगी। बस वर्ब के लेफ़्ट वाली चीज़ राइट में चली जाएगी, राइट वाली लेफ़्ट में, और दोनों तरह के ट्रांसलेशन 100% करेक्ट होते हैं। हुआ करता था के लिए हम इंग्लिश में यूज़ करते हैं यूज्ड टू और बी, क्योंकि यहाँ पर हम सबके साथ देयर के साथ बी वर्ब्स का ही यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर क्या लगाते हैं, बी। तो देयर यूज्ड टू बी, फिर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो सिंगुलर, प्लूरल होगा तो प्लूरल। या फिर क्या कर सकते हैं, जैसे हमने ऊपर भी किया है, सब्जेक्ट को शुरू में लिख सकते हैं और देयर को सब्जेक्ट की जगह, मतलब आखिरी में भी बोल सकते हैं। एक बात का और ध्यान रखना है कि ऐसे सेंटेंसेस में ख़ास तौर पर सब्जेक्ट को किसी ना किसी पोजीशन या किसी ना किसी स्पॉट या किसी ना किसी जगह से रिलेट करके ही बताया जाता है। जैसे एक गांव में एक राजा था, एक जंगल में एक शेर था, है ना, इस गांव में एक कुआं था, या हमारे घर में 4 कमरे हैं। तो इस तरह से उस सब्जेक्ट को किसी ना किसी स्थान या किसी ना किसी स्पॉट या किसी ना किसी और नाउन से रिलेट किया जाता है। तो ऐसी कंडीशन में हम जो भी प्रपोजिशन वहाँ पर रिक्वायर्ड होगा, उस प्रपोजिशन के बाद जिस भी स्पॉट या लोकेशन को यूज़ किया जा रहा है, बताया जा रहा है, उसके बारे में बताते हैं या उसके बारे में लिखते हैं। जैसे हम ग्रामर की लैंग्वेज में प्रीपोजिशनल फ्रेज भी कहते हैं। जब हम ये इस सेंटेंस में करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए अब मैं आपको एक एक करके इन सारे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करके बताता हूँ कि कैसे इन सेंटेंसेस को अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो या इसके जैसे और भी सेंटेंसेस को आपको इंग्लिश में बोलना हो तो कैसे बोल सकते हैं 100% एक्यूरेसी के साथ। आइए शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस है, हमारे घर में एक छोटा गार्डन है। अब हमको ये देखना है सबसे पहले कि हम इंट्रोड्यूस किसे कर रहे हैं, हम बताना किसके बारे में चाह रहे हैं। तो हम किसके बारे में बताना चाह रहे हैं, एक छोटे गार्डन के बारे में। घर तो है ही, लेकिन हम अपने घर की स्पेशलिटी बता रहे हैं कि हमारे घर में एक छोटा गार्डन है। देयर, फिर सिंगुलर है, एक गार्डन है तो इज़, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया अ गार्डन। देखिए बिल्कुल वही स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है, देयर इज़ फिर सब्जेक्ट अ गार्डन। अब वो गार्डन कहाँ पर है, हमारे घर में, तो प्रपोजिशनल फ्रेज क्या होगा, इन हमारा घर, आर
हाउस, देयर इज़ अ गार्डन इन आवर हाउस। अब इसी को अगर मैं नीचे की तरह से ट्रांसलेट करूं तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट कौन है? अ गार्डन इज देयर, और जो प्रपोजिशनल फ्रेज है वो सेम रहेगा सब में, इन आवर हाउस, हमारे घर में एक छोटा गार्डन है। तो अगर आप ऐसे बोल रहे हैं देयर इज़ अ गार्डन इन आवर हाउस, ये भी सही है, अ गार्डन इज़ देयर इन आवर हाउस, ये भी सही है। दो लड़कियां हैं, देयर, ये भी प्रेजेंट का सेंटेंस है। अब यहाँ किसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं? दो लड़कियों को, मतलब जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, तो क्या लगेगा यहाँ पर? आर टू गर्ल्स, देयर आर टू गर्ल्स। इसके अलावा इस सेंटेंस में कुछ है ही नहीं। या इसको और भी कैसे बोल सकते हैं? टू गर्ल्स आर देयर। अब आपको इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलना है, इस शहर में 4 बड़े पार्क थे। अब आप भी कोशिश कर सकते हैं दोस्तों मेरे साथ। अब हमको सबसे पहले तो देखना है कि सेंटेंस किस टाइम को बिलोंग करता है। उसके लिए हमें देखना है आखिरी शब्द, यहाँ पर क्या है? थे, मतलब ये सेंटेंस किसको बिलोंग करता है फ्रेंड्स? करेक्ट, पास्ट को। अब हमको देखना है कि सब्जेक्ट क्या है, किसके बारे में बता रहे हैं? 4 बड़े पार्क के बारे में। तो चलिए ट्रांसलेट करते हैं। पास्ट में मतलब इस तरीके से अगर ट्रांसलेट करें तो क्या बनेगा? देयर, प्लूरल है इसलिए, वर 4 बिग पार्क्स, बड़े पार्क, बिग पार्क्स इस शहर में, इन दिस सिटी, देयर वर 4 बिग पार्क्स इन दिस सिटी। अब इसी को दूसरे तरह से कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं? सब्जेक्ट को पहले ले आइए, 4 big parks were there in this city। आखिरी का जो प्रपोजिशनल फ्रेज आ रहा है ना वो सेम रहेगा, चाहे आप सेंटेंस को इस तरह से ट्रांसलेट करें या इस तरह से। अलमारी के ऊपर एक किताब थी, पास्ट का सेंटेंस है, थी। किसके बारे में बता रहे हैं? एक किताब के बारे में, सिंगुलर। सो क्या बनेगा? देयर। दोस्तों किसी भी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए, बोलने के लिए हमें हर एक एलिमेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत होती है। शुरू में मेहनत होती है, लेकिन धीरे धीरे जब वो हमारी हैबिट में आ जाता है तो हमें उतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। पर शुरू में हमको हर एक एलिमेंट को ध्यान से देखना है कि सब्जेक्ट किस टाइम को बिलोंग कर रहा है, उसमें जो वर्ब हो रही है उसकी कैटेगरी कौन सी है, सब्जेक्ट क्या है उसके हिसाब से वर्ब कौन सी आएगी, वगैरह वगैरह। अलमारी के ऊपर एक किताब थी। अब हम यहाँ किसके बारे में बता रहे हैं? एक किताब के बारे में, और पास्ट का सेंटेंस है तो क्या होगा? देयर, सिंगुलर है, वॉज, सब्जेक्ट क्या है? अ बुक। कहाँ थी बुक? ऑन द एल्मिरा, देयर वॉज अ बुक ऑन द एल्मिरा। या दूसरी तरह से कैसे बोल सकते हैं कि जो सब्जेक्ट है हमारा अ बुक, उसको आप शुरू में ले आइए, अ बुक वॉज देयर ऑन द एल्मिरा। इस अस्पताल के बगल में एक पोस्ट ऑफिस होगा। अब यहाँ पर होगा देख के क्या समझ में आ रहा है कि दिस सेंटेंस बिलोंग्स टू फ्यूचर। अब इस अस्पताल के बगल में एक पोस्ट ऑफिस होगा, किसके बारे में बताया जा रहा है? एक पोस्ट ऑफिस के बारे में, जो कहाँ होगा? अस्पताल के बगल में। तो चलिए सबसे पहले हम इसको इस तरीके से ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? देयर, फिर विल बी अ पोस्ट ऑफिस, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ PO, देयर विल बी अ पोस्ट ऑफिस, अस्पताल के बगल में। बगल में को हम बोलते हैं बिसाइड या नेक्स्ट टू, बिसाइड भी बोलते हैं या नेक्स्ट टू भी बोलते हैं, मैं बिसाइड लिखता हूँ। देयर विल बी अ पोस्ट ऑफिस बिसाइड, उस अस्पताल के बगल में, उस मतलब दैट हॉस्पिटल। देयर विल बी अ पोस्ट ऑफिस बिसाइड दैट हॉस्पिटल। या दूसरे तरीके से अगर हम ट्रांसलेट करें इस तरीके से तो क्या बनेगा? अ पोस्ट ऑफिस विल बी there
beside that hospital। और अब सबसे लास्ट में ये सेंटेंस, इस गांव में एक कुआं हुआ करता था। सबसे पहले हमें देखना है कि यहाँ सब्जेक्ट कौन है, किसके बारे में बता रहे हैं, एक कुएं के बारे में, है ना। और सब्जेक्ट सेंटेंस कौन सा है, हुआ करता था, है ना। तो यहाँ पर क्या यूज़ होगा, यूज्ड टू बी। अगर हम इस तरह से ट्रांसलेट करें तो क्या बनेगा, देयर यूज्ड टू बी अ वेल इन, इस गांव में, इसको बोलते हैं दिस विलेज। या दूसरी तरह से ट्रांसलेट करें तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, एक कुआं, एक कुएं के बारे में बताया जा रहा है। तो क्या बोलेंगे, अ वेल यूज्ड टू बी देयर इन दिस विलेज। तो दोस्तों ये रहा आज का लेसन। हम इस तरह से सब्जेक्ट्स को देयर वर्ड का यूज़ करके एक्सप्लेन कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं और अपने सेंटेंसेस को बोल सकते हैं। कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप कमेंट बॉक्स में जाकर के ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो आप लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को हिट भी कर लीजिएगा। मेरे दूसरे वीडियोज़ की लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। थैंक यू।